हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? मैं आपकी खुशी दुबे। तो चलिए, आज का क्लास जो होगा वो हमारा जो सॉल्यूशन पढ़ रहे थे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का, IRC 2 केमिस्ट्री फॉर VBU एंड VBMQ। तो बच्चा लोग, हम आपको पहले ही बता चुके थे कि अब जो हमारा जो लेक्चर्स चल रहा है बहुत ज़्यादा डेप्थ अलग से हर चीज़ को करने का टाइम नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नियर है। ठीक है, नहीं तो पता चला हम केमिस्ट्री पढ़ाते रह गए, आप लोग एग्ज़ाम देख के नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुँच गए। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे मेरा बात कहने का। तो हम लोग क्यों ना टाइम को थोड़ा देखते हुए हर चीज़ को इम्पॉर्टेंट तरह से भी पढ़ ले और सारा चीज़ रिकॉल भी कर ले। ठीक है, क्योंकि क्लास में बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े थे। डोंट वरी, हम लोग आने वाले सेमेस्टर में और अच्छे से करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करे थे। सॉल्यूशन चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, जिसमें हम लोग डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम आपके लिए कि नोट्स के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल मैसेज करके मेरे से नोट्स हर एक चैप्टर का लेते जाइएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करते गए हैं नोट्स हर बच्चे को प्रोवाइड करते गए। ठीक है, तो ऐसा एक भी सिंगल बच्चा नहीं कहेगा कि मैम मैंने आपसे नोट्स मांगा था और आपने मुझे नोट्स नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि जब किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करिए, वरना मत करिए। ठीक है, तो वो बेटर था। अगर मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, वीडियो से आप लोग कितना ही लिख पाओगे, तो इसलिए वीडियो देखिए। और मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत बच्चे वीडियो से भी देख के लिखने का कोशिश करते हैं, तो इसलिए उनके लिए भी हम बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए भी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर बनाएं, ताकि बच्चे उसके अकॉर्डिंग में लिख सकें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरा बात समझ रहे हैं, और इसी के साथ थोड़ा सपोर्ट अपना भी बनाइएगा। थोड़ा चैनल को देखते देखते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे, सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग किए हुए हैं। ठीक है, मोलरिटी किए हुए हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं मोलरिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोगों ने पिछले क्लास तक डिस्कस करा है, यूनिट 1 तक। ठीक है, सॉरी, लेक्चर 1 में हम लोगों ने डिस्कस करा है सॉल्यूशन का। एक बात हम आपको कहना चाहते हैं कि सॉल्यूशन ही एक चैप्टर है जहाँ तक VBU और VBMQ का सेम है। इसके बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री जो VBU का होगा वो सेपरेट हो जाएगा, जो एक चैप्टर है उसमें इंक्लूड करके। अब VBMQ के लिए अलग हो जाएगा, यहाँ से आप लोग दोनों बट जाओगे एक, और फिर हम लोग वापस से आपको मिलाएंगे कहाँ पे, ऑर्गेनिक में फिर से आप लोग मिलोगे। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, फिर मत कहिएगा कि मैम VBU वाला VBMQ के बच्चे कह दीजिएगा कि मैम VBU का सब पढ़ के चल गए थे, अब VBMQ वाला कह दीजिएगा मैम VBU का सब पढ़ के चल गए थे। इसीलिए हम पहले ही कह रहे हैं कि यही वो चैप्टर जो आप लोग को अलग करेगा कुछ देर के लिए, फिर आप लोग को ऑर्गेनिक में एक जगह कुछ टॉपिक पे हम मिलाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये चैप्टर पढ़िए, बहुत मजे से कीजिए, और ये फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं 11-12 में। लेकिन एक चीज़ फिर से कहें, वैसे तो सारा चीज़ 11-12 का है, लेकिन आपका लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ग्रेजुएशन पे, तब ना आपको हम मार्क्स देंगे। आप लिख दीजिएगा बच्चा टाइप में 11-12 जैसा, तो हम आपको मार्क्स भी उसी लेवल पे देंगे। हो सके नहीं दे, 10 का है तो दया करके 2 नंबर 5 नंबर दे देंगे, यही ना दया होता है, फुल मार्क्स थोड़ी दे देंगे हम आपको। तो इसीलिए आप लोग को हर चीज़ को क्लियर करके समझना होगा, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड योर लेवल दैट यू आर इन अ ग्रेजुएशन। ठीक है, अपने आप को अभी से बड़ा समझिए। बड़ा समझने का मतलब है वैसे नहीं, लेवल में समझिए, एजुकेशन में समझिए। ठीक है, आप कहिएगा मैम घमंड वाला बात कह रहे हैं कि आप, नहीं, बिल्कुल नहीं। लैंग्वेज आप लिखोगे तो आपका लैंग्वेज से लगना चाहिए कि ग्रेजुएशन का बच्चा लिखा है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए ना यूनिवर्सिटी इतना हाई कर दी है स्टडी को। क्यों? आर्ट्स, साइंस की स्ट्रीम का बच्चे आर्ट्स पढ़ रहा है, कॉमर्स पढ़ रहा है, अलग अलग तरह का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट, हर चीज़ इंक्लूड करके दे दिया गया है। क्यों दिया गया है? ताकि बच्चा अपना स्टैंडर्ड लेवल बना सके। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का बात, हम ये सारी चीज़ें इसलिए बताते हैं क्योंकि आपको देखिए, मेरा काम ये नहीं है कि आए चुपचाप वीडियो निकालें, PDF खोले, ये करिए करके चले गए। नहीं, हर चीज़ आपको गाइड करना मेरा काम है। ठीक है, इसीलिए बहुत स्टूडेंट्स हमको पसंद भी करते हैं कि मैम आप बताती हैं बहुत अच्छे से। बहुत स्टूडेंट्स हमको बोलती हैं कि हाँ मैम ये वाला समझा दिए, अच्छा कि हम ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखेंगे। तो बहुत गाइड करना बहुत अच्छी बात होती है, गाइड करने चाहिए जिनको गाइड करना देखिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे किस तरीके से जाएं नहीं जाएं, सब कुछ दे देना। बोलते हैं ना कि बहुत कोई को खाना भी दे दो, लेकिन अगर उसको खाने नहीं आएगा तो वो खाना उसके किसी काम का नहीं है। तो वही हाल है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, स्मॉल एक्स से मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन पढ़े थे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो हम लोग जानते हैं एक चीज़ को,
तो किस चीज़ को जानते हैं मैम हम लोग? तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं क्या कि सॉल्यूशंस में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होता है। सॉल्यूट कहने का मतलब जो कम होता है, मतलब क्या मैम? जो घुल जाता है वो सॉल्यूट कहलाता है, जो घोलता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बनता है, नया रिजल्ट बनता है, दैट इज सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसी के ऊपर, अगर सॉल्यूट का, और जितना आप सॉल्यूट ले रहे हो, जैसे हम बताए थे कि मान लीजिए हम आधा किलो चीनी में 1 लीटर पानी में आधा किलो चीनी या फिर 1 पौवा चीनी मान के चलते हैं, 250 ग्राम चीनी हम घोलते हैं, तो दैट इज़ यहाँ पे सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट का जो मात्रा है वो कम है एज कम्पेयर टू वाटर। सॉल्यूट का मात्रा क्या है? कम है। सॉल्वेंट का मात्रा ज़्यादा है। तो ये दोनों के जो रेट को दिखाता है दैट इज़ मोल फ्रैक्शन, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। क्लियर हुआ ये चीज़? तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ का हम बात करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, आपको ना हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से देखना होगा, प्लस समझना होगा, और आपको मेरा बात को ना ऑब्जर्व करना होगा कि हाँ मैम कह रही हैं तो ये जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ वैसा रीज़न है। आप यहाँ पे देखिएगा मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन हम क्या लिखे हैं कि इफ़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट्स, मतलब एक कॉम्पोनेंट का जितना नंबर ऑफ मोल होगा वो टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट इन द सॉल्यूशन, जितना सॉल्यूशन में प्रेजेंट है सारा मोल्स को कैलकुलेट करता है। वो कौन करता है? वो मोल फ्रैक्शन करता है। जैसे कि इसको हम अगर समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? देखिए, मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, सपोज आपके पास 1 रुपया है, फिर 2 रुपया आया, फिर 3 रुपया आया, ठीक है। टोटल को कैलकुलेट कर दिया कितना में, अगर मान लीजिए टोटल कितना हुआ, तो टोटल मैम क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास टोटल है 6 रुपया। अब इसमें से आपको पहले कितना दिए? हम 1 रुपया दिए, फिर कितना दिए? 2 रुपया दिए, फिर कितना दिए? 3 रुपया दिए। ये टोटल को कैलकुलेट कर देता है मोल फ्रैक्शन, कि आपके पास इतना है, अब इतना में कब थोड़ा इतना डालें, थोड़ा इतना डालें, थोड़ा इतना डालें, और ओवरऑल को कैलकुलेट करके मोल फ्रैक्शन बताता है। ये 1 2 3 यहाँ पर तो हम पैसा एग्जाम्पल लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉम्पोनेंट्स के अंदर कितना मोल प्रेजेंट है उसके बारे में वो बताता है। क्लियर हुआ? तो स्टूडेंट्स आपको बहुत कॉन्शियस माइंड के साथ हमारे साथ जुड़ के और बहुत अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की वीडियो के लिए आपको हमारे साथ रहना होगा, ठीक है। वरना ये सारी चीज़ें तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो हर चीज़ को हम लोग जानेंगे, क्लासेस में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई हुआ है हर चीज़ का, तो आपको ये चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अगर हम देखेंगे तो पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है? एक एक पार्ट्स का जो हम लोग निकालते हैं उसका, व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन दोज क्वांटिटी द कम इज एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम। मतलब क्या कि जब आप कोई क्वांटिटी ज़्यादा, मतलब क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूट, मान लीजिए आधा किलो, जैसे हम बोल रहे थे ना, 1 पौवा सॉल्यूट लेके इसमें मिलाएं, 2 पौवा मिलाएं, 3 पौवा मिलाएं, दैट इज़ क्वांटिटी। 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम, 1000 ग्राम, मतलब 1 kg। तो ये सब जितना भी क्वांटिटी में मिला रहे हैं ना, दैट इज़ पीपीएम में उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको मल्टीप्लाई भी करने के लिए 10⁶, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से आपका अकॉर्डिंग टू आपका यूनिट्स आपका 10⁻ भी बढ़ते जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई आपको करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास परसेंट वॉल्यूम, ये रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। देखिए, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों अलग है। नंबर ऑफ, अगर वॉल्यूम पे बात करेंगे तो दैट इज मोलैरिटी। अब जब मास पे बात करेंगे, किसका मास? सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट के मास पे बात करेंगे, दैट इज मोलैलिटी। जैसे कि हम अगर समझाएं तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, नंबर ऑफ, ध्यान से समझिए हम क्या समझा रहे हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज व्हाट? दैट इज, याद रहे स्टूडेंट, दैट इज मोलैरिटी। लिट्टी नहीं, रिटी, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगर नंबर ऑफ, अरे चल भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूट बाय मास परसेंट ऑफ चल मेरे भाई, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज व्हाट? तो दैट इज स्टूडेंट मोलैलिटी। लिट्टी चोखा खाए ना आप लोग, तो लिट्टी, ठीक है। समझ में आया दोनों में अंतर क्या है? इस तरीके से यहाँ पे निकालना। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक सोल्यूबिलिटी में। सोल्यूबिलिटी क्या होती है इसको थोड़ा समझते हैं, पहले लैंग्वेज देखते हैं इसका। सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सबस्टांस इज इट्स
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब क्या, इसमें सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है दो सॉल्वेंट पे ही काम हो रहा है। सबसे पहले ये समझ जाइए सॉल्वेंट पे ही काम हो रहा है, मतलब कि जस्ट लाइक एग्जांपल क्या लेंगे मैम, एग्जांपल इसका क्या लीजिएगा बताते हैं। इसका एग्जांपल लीजिएगा कि मान के चलिए हम घोल रहे, सॉल्वेंट पे काम हो रहा है, इसका मतलब क्या कि सॉल्वेंट का मात्रा ज़्यादा है, दैट इज सॉल्वेंट का मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी करना है, मतलब क्या हमको घोल देना है पूरे अच्छे से। मैटर ये नहीं रखता है क्या होगा क्या नहीं, हमको घोलना है पूरे अच्छे से। जो आप सॉल्यूट को ले रहे हो तब हमारा सॉल्युबिलिटी का फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए आप एक आधा किलो चीनी ले लो। आधा किलो चीनी अगर लोगे तो आपको 2 लीटर पानी, मतलब पूरे तरीके से चीनी को उसमें घोल देना है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा, एक मुट्ठी जितना आपके मुट्ठी में चीनी मिलता है उतना आप लीजिए, या फिर नमक जो भी आप ले सकते हो। पानी 1 ग्लास, बड़ा वाला ग्लास में पानी में उसको मिलाइए, चीनी पूरे तरीके से घोल जाएगा। तो उसका जो घोल होगा दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। आप कहिएगा मैम सोल्यूशन ना आप बताएं थोड़ी देर पहले, आप घोलने का जो प्रोसेस करें दैट इज सॉल्युबिलिटी। क्लियर है, यही कह रहा है यहाँ पे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सबस्टांस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में, मतलब कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में जितना ज़्यादा सॉल्यूट आप ऐड करोगे दैट इज व्हाट, दैट इज सॉल्युबिलिटी। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ, एक चीज़ और हम कहेंगे कि ये टेम्परेचर वगैरह पे भी डिपेंड करता है। जस्ट लाइक पानी, आप सॉल्वेंट ले रहे हैं ना, सॉल्वेंट के टेम्परेचर, रूम के टेम्परेचर से कोई मतलब, आप 1 ग्लास पानी रखे हो, ठीक है, हाँ ऑब्वियस सा बात है कि मैम कहिएगा क्यों मैम मतलब नहीं है, बिल्कुल कैसे, आप खुद समझो ना कि मान लीजिए आप 1 ग्लास पानी रखे हो, मैटर ये नहीं करता कि आपको, आपके लिए वो पानी टेम्परेचर लाइक पीने लायक है कि नहीं, ठंडा है कि गर्म, वो मैटर नहीं करना है। आपको सॉल्यूट के लिए देखना है कि उसका टेम्परेचर कैसा है। तो उसके लिए आप मान लीजिए गर्म पानी लीजिएगा, तो जब चीनी को घोलिएगा तो हो सके जल्दी घुल जाए। ठंडा पानी लीजिएगा तो हो सके थोड़ा टाइम ले, जिस अकॉर्डिंग आप लीजिएगा, वो तो प्रैक्टिकल का चीज़ है, करके देखने वाला है। तो वो टेम्परेचर डिपेंड करता है, पानी का जो भी टेम्परेचर लोगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि वो कितना ज़्यादा घुल रहा है, कितना मात्रा में ले रहे हैं, उसका क्वांटिटी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। दूसरा क्या कहता है, डिपेंडिंग ऑन सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशंस कैन बी सेचुरेटेड एज और अनसेचुरेटेड। देखिए एक बात बोलेंगे, जब आप सॉल्युबिलिटी करवाते हो, मतलब जब घोल बनाते हो आप लोग, सॉल्युबिलिटी का अनदर मीनिंग कह सकते हैं घोल बनाना, घोल बनाने का प्रोसेस। जब आप घोल बनाते हो, घोल कहने का मतलब क्या, लोल नहीं बनाना है किसी को। घोल बनाने का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को, पानी, चीनी को, नमक, पानी को, किसी भी चीज़ को घोल रहे हो उसका, तो दैट इज़ व्हाट, जस्ट लाइक हम लोग शरबत वगैरह पीते हैं ना, वो तो सॉल्यूशन हो गया। घोलने का जो प्रोसेस होता है दैट इज हम अभी समझाएं। तो जब आप सॉल्युबिलिटी करते हो, जब आप घोल बना रहे हो, तो जब उस केस में जो सॉल्यूशन बनेगा ना, वो या तो सेचुरेटेड होगा या तो अनसेचुरेटेड होगा। सेचुरेटेड क्या होता है मैम, ये भी तो क्वेश्चन है ना, सेचुरेटेड होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, एक एक नोट्स बहुत प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, वरना सोच लीजिएगा आपका मार्क्स वगैरह के बारे में, ठीक है। तो बहुत प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाना है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है उसको देखिए। सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच नो सॉल्यूट। सेचुरेटेड का मतलब होता है कि जिसके अंदर कुछ भी कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर कोई सॉल्यूट बचता ही नहीं है। जस्ट लाइक चीनी और पानी को घोलते हैं तो देखते हैं पूरा जब मिला देते हैं तो चीनी पूरी तरीके से घुल जाता है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी तो की है, मतलब घोल तो बना है, सॉल्यूशन तो बना, सॉल्यूशन भी बना, लेकिन वो कैसा सॉल्यूशन बना, तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना। कैसा बना, सेचुरेटेड। और सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि जब सॉल्यूट को मिला रहे हो सॉल्वेंट में तो आपका सॉल्यूट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। अनसेचुरेटेड क्या होता है, अनसेचुरेटेड का मतलब होता है कि जिसमें कुछ ना कुछ बच जाता है। जस्ट लाइक अगर मान के चलिए एग्जांपल अगर हम लेंगे तो कोई भी चीज़ में सॉलिड को मिलाएंगे किसी सॉल्वेंट में, जस्ट लाइक एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, कोई भी सेपरेट, कोई भी मान लीजिए बालू वगैरह का हम ले लिए, बालू को पानी में डालेंगे, मिलाएंगे, कुछ कितनों घोल देंगे, बचेगा ना, पूरा घुलेगा नहीं मैम, पूरा नहीं कर। फिटिकरी ले लीजिए, फिटिकरी पूरा नहीं जल्दी घुलता है, टाइम लगता है उसका घुलने में, तो पर हाँ घुल जाता है, वो अलग चीज़ है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, तो दैट इज़ अनसेचुरेटेड, दैट इज़ अनसेचुरेटेड। और भी बहुत सारा है, मान लीजिए वाटर में मिला रहे हो बहुत सारी चीज़ को, दैट इज़ अनसेचुरेटेड। तो ये सारा चीज़ अनसेचुरेटेड होता है, जो बच जाता है, जो बच जाता है वो क्या होता है, अनसेचुरेटेड। एन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट को आप ऐड कर रहे हो, दैट इज अनसेचुरेटेड, मतलब पूरा डालते जा रहे, बोलते ना घुलते जाओ घुलते जाओ घुलते जाओ, डैट टाइप, घुलते जा रहे हैं घुलते जा रहे हैं, डैट इज अनसेचुरेटेड। और कम, नो मोर सॉल्यूट, उसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं बचता है, और इसमें बहुत ज़्यादा बच जाता है, दैट इज अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया। लैंग्वेज को बहुत प्रॉपर तरीके से समझना है और याद करना है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है, क्योंकि इसका यूज़ आगे होगा। आगे कहाँ होगा, तो हेनरीज लॉज वगैरह में इसका यूज होगा, और हेनरीज लॉ आपके एग्जाम में आएगा,
क्लियर है? इस चैप्टर का हम पहले ही बोले हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लॉज है जो आपको करना है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको थोड़ा समझिए। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन व्हेन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सॉलिड पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट। मतलब क्या, थोड़ा सा आपको डायग्राम दिखाते हैं। बोल बम, ये है वाटर, सपोज कीजिए ये है वाटर। क्या है? वाटर है मैम। ओके मैम, आगे बताइए क्या करना है। आगे ये करना है कि आप जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सॉलिड को ऐड कर रहे हो, मान के चलिए हम पेन चेंज करते हैं, जितना नंबर ऑफ सॉलिड को आप इसमें ऐड कर रहे हो ना स्टूडेंट्स, दैट इज़ व्हाट, दैट इज इक्वल टू द, क्या हो रहा है, उतना ही इसमें से निकलते जा रहा है। गुल के मान लीजिए इससे क्रिस्टलाइज होकर या फिर कोई फॉर्म में ये निकलते जा रहा है। बोलते हैं ना जैसे टैंक वैंक में पानी भरते देखते, जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो पानी निकलने जाता है, तो वो तो हो गया एक चीज़। लेकिन बहुत फिल्टर मान के चलिए, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्यूरिफाइड वाटर वाला जो फिल्टर आता है ना वो। कैसे मैम? तो मान लीजिए हम लोग उसमें कचरा वाला पानी, कचरा वाला मतलब कहने का मतलब ये नहीं कीचड़ उठा के डाल देते हैं, मतलब उसमें हम लोग पानी डालते हैं, हमको पता है उस पानी में बहुत सारे कीटाणु कुछ भी हो सकता है, बट वो जैसे फिल्टर के अंदर जाता है तो वो फिर क्या होता है, कचरा वाला जो पार्ट होता है, जो भी अभी बरसात आ रहा है ना, तो देखिएगा बरसात आ गया ना, तो देखिएगा उसमें बहुत सारा पीला पीला, बहुत सारा क्या पीला पीला टाइप का पानी आने लगेगा कुछ दिन बाद। फिर वो पानी को क्या करेंगे हम लोग, फिल्टर में डालते हैं, जितना भी कचरा होता है वो पानी के ऊपर ही रह जाता है, वो फिल्टर के ऊपर ही रह जाता है, और नीचे जो प्यूरिफाइड वाला होता है, नीचे में साफ पानी हम लोगों को मिलता है। दैट इज व्हाट, दैट इज वहाँ पे क्या हुआ, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब कचरा ऊपर ही रह गया, आउटसाइड हो गया, खत्म हो गया, और जो प्योर था वो नीचे डिजोल्व होकर हम लोग को मिल गया। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अंडरस्टूड? अरे होनहार बच्चा है आप लोग। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। इट स्टेट्स दैट, हेनरी कौन थे? हेनरी एक बहुत महान साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा था समझिए ध्यान से। इट स्टेट्स दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री है रूम का, द सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, जो हम सोलिबिलिटी कर रहे हैं गैस का लिक्विड में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। ये कहने का मतलब ये कह रहा है, ध्यान से समझिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट ओवर द सर्फेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। कह रहा है क्या कि मान के चलते हैं कि कोई भी चीज़ को आप घोल बना रहे हो, ठीक है, जो भी आप घोलोगे अकॉर्डिंग टू द कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और उस केस में जितना आप घोलते जाओगे वो प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके, जो आप घोल रहे हो सॉल्यूट का, और जिसमें आप घोल रहे हो सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या मैम? मतलब ये कि जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट आप डालते जाओगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूशन, मतलब जितना डालोगे उस हिसाब से आपका सॉल्यूशन तैयार होगा। बट हाँ एक चीज़ है कि इसमें प्रेशर पे डिपेंड होना चाहिए, प्रेशर आपका अकॉर्डिंग टू सॉल्यूट आपका डिसाइड होगा। दैट इज हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, और जैसे कि मान के चलिए एक और आपको बेसिक एग्जांपल देके चले कि मान लीजिए शरबत में जितना चीनी डालिएगा उतना मीठा होगा, तो जैसा जैसा चीनी जितना सॉल्यूट मिलाते जाइएगा उतना ज़्यादा मीठा होगा। पानी में जितना नमक मिलाइएगा उतना कड़वा लगेगा, कड़वा बोलते हैं ना, कड़वा टाइप लगता है। तो दैट इज हेनरी लॉ। हेनरी ने उसी पे काम किया कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतना ज़्यादा सॉल्यूशन आपका बढ़ेगा, ठीक है, सॉल्यूशन में उतना ही ज़्यादा मिठास आएगा, जिस अकॉर्डिंग टू सॉल्यूट। क्लियर है? तो यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी इज सेम एज कंसंट्रेशन। आगे बढ़ते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज वेपर, जिसको वेपर फेज, जिसको स्मॉल पी से डिनोट करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, मतलब पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और पी इक्वल टू के एच इंटू एक्स। के एच क्या हो गया हमारा, के एच जो होता है वो, के एच का मतलब होता है कंसंट्रेशन का कांस्टेंट टर्म भी होता है, इसका नाम है, याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव 1 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ, तो आप लिख दीजिएगा के एच, मतलब हेनरी कांस्टेंट, एच फॉर हेनरी, के फॉर कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, के एच और सफिक्स में एच, के एच व्हाट, हेनरीज कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन का भी यूनिट यही होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिएगा छोटा छोटा एप्लीकेशंस भी हेनरी का, इसी के ऊपर अगर उन्होंने मान लीजिए, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि पहले उन्होंने कहा कि ये होता है हेनरीज लॉ, इस पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जितना ज़्यादा घोलेंगे उतना ज़्यादा उस अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकलेगा। अब उसी के ऊपर एप्लीकेशन दे दिए, मतलब क्या क्या घोलेंगे, CO2 लेंगे, अगर उसको हाई प्रेशर पे करेंगे, क्योंकि हम पहले ही बोले हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रेशर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो इसमें कहा गया कि टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, मान के चलिए सॉफ्ट ड्रिंक जो नॉर्मल पानी पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो आप लोग, उसमें CO2 का मात्रा बढ़ा दिया जाए एंड सोडा डाल दिया जाए। द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, अब बोतल को पूरा हाई प्रेशर से बंद कर दीजिए। कुछ देर बाद क्या होगा कि देखिएगा फड़फड़ा के एकदम पानी ऊपर की तरफ फेंकना चालू कर देगा। क्या होता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह के केस में यही चीज़ ना होता है। तो फिर अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या कहता है, देखिए ये रॉल्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रॉल्स लॉ कहते हैं कि दिस लॉ स्टेट्स दैट
फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोकेटाइल लिक्विड। वोकेटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड, सॉरी वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, क्या लिखा हुआ हम ही को समझ में नहीं आ रहा है, हाँ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट, इतना हाई कर्सिव कर दिए हैं ना कि ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितना भी आप लिक्विड, आप जैसा भी लिक्विड ले रहे हो सॉल्यूशन के लिए, जैसा भी पानी ले रहे हो, डिपेंड ये करता है कि आप पानी कैसे ले। देखते हो कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड टाइप का लिक्विड लेते हैं, जस्ट लाइक अगर एग्जांपल है हनी वगैरह सबके घर में है, शहद देखते हो, शहद क्या है, पूरा एकदम हार्ड टाइप का लिक्विड है ना, वो सॉलिड नहीं है, वो गैस भी नहीं है, वो क्या है, लिक्विड तो है लेकिन एकदम पतला फॉर्म में नहीं है, थिन टाइप में है। तो उसी टाइप का अगर मान के चलिए हम सॉलिड लेके लिक्विड लेके चलते हैं, तो उसमें क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द, जितना ज़्यादा वो मिलाएंगे उसमें उतना ज़्यादा वो उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन पहले ही हम बता चुके हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट बाय मास परसेंटेज, ठीक है। तो मास परसेंटेज या वॉल्यूम दोनों को अकॉर्डिंग टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो वो जितना ज़्यादा आप मिलाओगे उतना ज़्यादा आपका वॉल्यूम जो है वो चेंज होते रहेगा। क्लियर है? तो ये चीज़ को स्टूडेंट्स आपको समझना होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। आगे अगर बात करेंगे कि फॉर कंपोनेंट वन, अगर मान के चलिए कोई भी कंपोनेंट ले लिए, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। P1 कोई भी कंपोनेंट का, मान लीजिए सॉल्यूट का कुछ भी कंपोनेंट है, वो X1 क्या है, मोल फ्रैक्शन। P2 लिए, फिर अगर इस तरीके से निकालेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स आपको हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझना होगा। आपको ये वाला फॉर्म देने का ज़रूरत नहीं है, ये वाला चीज़ देने का ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं तक एग्जाम में लिखना है, ठीक है। कैसे क्या करना है वो सब भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ये सब कुछ देने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आ जाइएगा आइडियल सॉल्यूशन में। आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है, आइडियल पढ़े हैं ना आप लोग पहले ही। आइडियल सॉल्यूशन एक चीज़ और याद रखिएगा, रोल्स लॉ को फॉलो करता है ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है घोलने की प्रक्रिया, उसके ऊपर ये पूरे तरीके से क्या करता है, ओबे करता है। फॉर दिस एग्जाम्पल मान के चलते हैं डेल मैक्सिमम हाइड्रोजन अगर लेके चलते हैं तो फिर उसको क्या होता है, मिनिमम वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ये चीज़ नहीं समझ में आएगा आप लोग को, इसीलिए जो यहाँ पे थोड़ा हाई लेवल का है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा स्किप करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते, क्योंकि ऑनर्स भी है ना तो इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन बाइनरी सॉल्यूशन, आप सोचिएगा मैम ये ऑनर्स वाला आप हम लोग को पढ़ा रहे हैं क्या, नहीं ऑनर्स वाला नहीं पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल उस लेवल का लेना पड़ता है ताकि बच्चों को दिखाया जाए, समझाया जाए। तो ये जो एग्जाम्पल है आप लोग को तभी समझ में आएगा, अगर आप लोग क्लास की रहते ना तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे, फिर भी हम आपको कोशिश करती हैं एग्जाम्पल समझाने का। मान के चलिए स्टूडेंट्स, अगर हम आपको देखे चलो डेल का मतलब क्या होता है, तो मैम कहिएगा मैम रेट ऑफ चेंज ऑफ जो भी कंपोनेंट है उसमें जितना चेंज होगा दैट इज डेल। मतलब मान के चलिए अगर ये पूरा डब्बा है, अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में अगर बात करेंगे तो ये इतना निकालेंगे दैट इज डेल, ठीक है। पूरा के लिए निकालेंगे तो x होगा और ये इतने के लिए क्या हो जाएगा, dx। समझ में आ रहा है, ये चीज़ क्लियर हो रहा है। तो दैट इज इस तरीके से हमारा निकलता है, ठीक है। नन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो नन आइडियल सॉल्यूशन का जब हम बात करेंगे तो नन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये रोल्स लॉ को ओवे नहीं करता। ये रोल्स लॉ क्या कहता है, रोल्स लॉ आप फिर से समझिए, रोल्स लॉ एक बार देख लीजिएगा क्या कहता है। रोल्स लॉ कहता है कि जितना भी ज़्यादा आप लिक्विड लेते हो, वो हार्ड टाइप का जो लिक्विड होता है उसमें जितना ज़्यादा सॉल्यूट को आप घोलोगे वो मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। आइडियल सॉल्यूशन अगर ऐसा सॉल्यूशन जो उसको फॉलो करे दैट इज आइडियल सॉल्यूशन, और जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते दैट इज नन आइडियल सॉल्यूशन। कितना ईजी है बताइए, तो नोट्स भी आप देख ही रहे हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, इसी के ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन बना है, आप देखोगे, ठीक है। वेपर प्रेशर किस अकॉर्डिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चीज़ देखिए। इसी चीज़ को, कोई हार्ड नहीं है, कुछ भी चीज़ हार्ड नहीं है, ठीक है। अब ये एजियोट्रॉप्स क्या होता है, एजियोट्रॉप्स आप लोग के सिलेबस में नहीं है, एजियोट्रॉप्स आपको नहीं पढ़ना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में, लेक्चर नंबर 3 में मिलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तब तक बहुत अच्छे से आप लोग क्लास को प्रिपेयर कीजिए, क्लास को देखिए, समझिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आगे के लेक्चर्स के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग बहुत अच्छे से एक्साइटमेंट है तभी हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद और आगे का जो लेक्चर
लेक्चर्स होगा उसको हम लोग देंगे, ठीक है। और फिर ऑर्गेनिक बचा हुआ है सिर्फ, क्योंकि आप देख रहे हो मैक्सिमम चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं नोट्स के साथ। तो अगर आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट करोगे और बहुत अच्छे से आगे बढ़ा दोगे तो फिर हम ऑर्गेनिक को भी लेकर आएंगे और ऑर्गेनिक का भी प्रॉपर नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। मतलब ऐसा समझिए आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हम अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट बना दीजिए अपना। मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इस सावन महापर्व की आप सभी को, सभी 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 स्टूडेंट्स को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे पूरे फैमिली की तरफ से। जय बोल बम। ठीक है स्टूडेंट, जय हिंद।